मदार बोलता है, इसमें हम देखेंगे एफआईडीएस का डेटा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किस तरह का रुझान है ग्लोबल इंडिसेस का और कितना इम्पैक्ट है गेनर्स और लूजर्स पर। तो अगर हम देखें तो एफआईज का डेटा में 459 करोड़ की बाइंग करके ले गए हैं एफआईज फ्राइडे के सेशन में, और डीआई 1707 करोड़ की बाइंग करके ले गए। देखिए, जब तक एफआईज की बाइंग कंटिन्यूसली 1000 करोड़ के ऊपर नहीं आती, जब तक मार्केट में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एफआईज पूरी तरह से ठीक तरीके से लौट आए हैं या नहीं लौट आए हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा सच लगा तो है कि उनकी बाइंग आ रही है अभी शीर्ष में, लेकिन उतनी एग्रेसिव बाइंग नहीं है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है और किस तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए, डाउ जोन्स फ्राइडे के सेशन में करीब 2% गिरकर बंद हुआ। शंघाई में करीब 1.25% की गिरावट है। हैंसेंग में करीब 3.5% की गिरावट है। निक्केई और कोस्पी सुबह के मुकाबले अब थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी 1 से 1.5% नीचे। तो पूरा एशियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट पूरा रेड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज देख रहे हो आपकी मार्केट में कहीं ना कहीं एक तेज़ गिरावट है। लेकिन इंडियन मार्केट रिलेटिवली उन सभी मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। मैं यही कहूँगा कि जितनी गिरावट है, लेकिन ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि आज गिरे हुए बाजार में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें वारी एनर्जी करीब 12.5%, इंडिया ग्लाइकोल 8%, सुबेक्स करीब 7.5%, मैपमा इंडिया और मेडियसिस्ट करीब 5.5 और 6.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर है जहां पर कि थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, फिसले हुए शेयर। तो बीएलएस इंटरनेशनल को ज़्यादा ही फिसला हुआ, 12.5% नीचे है। आर पावर करीब 5% नीचे फ्राइडे के सेशन में। अपर सर्किट आज के सेशन में शायद डाउन सर्किट लगा हुआ है। वेब सोलर 3.5% नीचे, केन्स में करीब 3.5% की गिरावट और रेडिंगटन में करीब 3.5% की गिरावट। तो ये कुछ एक शेयर जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। इनमें से ज़्यादातर ये वही शेयर हैं जो कभी टॉप गेनर बनते हैं, कभी टॉप लूज़र बनते हैं। अब हमारे साथ खास मेहमान अभी हमारे साथ विनीत सर जुड़ेंगे, तो उनसे बात करेंगे। लेकिन मार्केट में देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में जो मुद्दा हुआ है उस पर एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है और उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से नई टैरिफ दरें लागू हो जाएंगी। ये थोड़ा सा एक मार्केट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने की भी चेतावनी दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका उखड़ गया था और उसने ये टैरिफ लगाने की बात की। अमेरिका के पास ज़्यादा कार्ड्स हैं चीन को नीचा दिखाने के लिए, चीन के पास उतने नहीं हैं। ये वहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्टेटमेंट है। चीन के राष्ट्रपति के साथ ट्रंप के मजबूत रिश्ते हैं, दूसरी बात भी उन्होंने बोल दी, जो कि एक अलग ही स्टेटमेंट है। तो ये जेडी वेंस ने 2 तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। एक कि चीन के साथ रिश्ते अच्छे हैं, ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ रिश्ते अच्छे हैं, और दूसरा कि चीन को नीचा दिखाने में अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा अगर वक्त आया तो, और उनके पास पावर ज़्यादा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट अलग हैं। चीन भी बदला लेने के लिए तैयार है, उनके ऑफिशियल्स ने बोल दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो रिटेलिएशन है, अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है 100% का, तो हम भी रिटेलिएट तो पक्का करेंगे। हालांकि चीन ने अपना एक सेफ स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि चीन की मंशा रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन करने की नहीं है, उन्होंने उसको नियंत्रित करने की बात कही है। दैट मीन्स कि आगे की बातचीत करने का स्कोप है चीन के पास, और चीन ने ये दिखा दिया है अपने स्टेटमेंट से। साथ ही अगर देखें, टैरिफ की चिंताओं के चलते अमेरिकी मार्केट में हमने देखा कि तेज़ गिरावट देखने के लिए मिली, और डोनाल्ड ट्रंप का आज ही मैं स्टेटमेंट एक मॉर्निंग में देख रहा था कि उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन से अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं होप भी थी, जिसके बाद हमने देखा था कि अमेरिकन मार्केट के जो डाउ फ्यूचर था वो मॉर्निंग में तो ग्रीन मार्क में ही ट्रेड कर रहा था, और एक अच्छा बाउंस बैक माफ़ कीजिएगा, जो डाउ जोन्स फ्यूचर में था वो देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी डाउ फ्यूचर करीब 391 पॉइंट ऊपर है। हालांकि ये डे हाई जो सुबह का लगा हुआ है उससे तो अभी भी काफ़ी नीचे है, करीब एक समय पर 46,500 के करीब ये डाउ फ्यूचर था, और अभी 45,863 है, बावजूद उसके कि 390 पॉइंट ऊपर है
लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा अब चाइना के साथ अपने रिश्ते संभालने की कोशिश करता हुआ, फिलहाल ख़राब रिश्तों का असर मार्केट पर वहाँ के भी पड़ा है और दुनिया भर के भी पड़ा है। विनीत सर अगर जुड़ गए हो तो प्लीज़ पीसीआर टीम लेट मी नो। ठीक है, तो यहाँ पर विनीत सर से अभी बातचीत होगी। तो ये एक चीज़ है जो कि हमने देखा कि चाइना का इम्पैक्ट जो है मार्केट पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज कौन कौन से शेयर्स गिरे हुए हैं चाइना के इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो स्टील शेयर हैं, मेटल शेयर हैं, उनमें चाइना का कुछ भी इम्पैक्ट आता है तो उनमें गिरावट देखने के लिए मिलती है। एक बार देख लेते हैं टाटा स्टील, टाटा मोटर्स। देखिए टाटा स्टील में करीब आज 1.25% की गिरावट है। टाटा मोटर्स में देख लेते हैं, टाटा हिंदुस्तान कॉपर में देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में एक बार देख लेते हैं किस तरह की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर देखें हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, मारुति, इनमें से इन सभी शेयरों को देखते हैं क्योंकि ऑटो शेयरों पर भी एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। हिंडाल्को में रिलेटिवली इतनी गिरावट नहीं है, केवल 0.5% की ही गिरावट है। साथ ही अगर देखें तो टाटा मोटर्स और मारुति, इन दोनों शेयरों को भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स में ना एक डीलिस्टिंग का भी पहलू चल रहा है इस समय, डीमर्जर का माफ़ कीजिएगा। और डीमर्जर के पहलू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उसकी रिकॉर्ड डेट कल है और उस पर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मारुति देखें तो मारुति में इस समय किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है, तो एक बार मारुति भी देख लेते हैं। मारुति यहाँ पर ग्रीन मार्क में आता हुआ दिखा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मारुति निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ, जबकि मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर देखने के लिए मिला। करीब 123 रुपये ऊपर है आज ऐसे पिटे हुए मार्केट में भी, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मारुति में दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए एक तो ये चीन और अमेरिका की जो खबरें हैं ये तो पक्का मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर ही रही हैं। दूसरी तरफ जो परेशानी है इंडियन मार्केट की या ग्लोबली, वो थोड़ी सी ये भी है कि पाक और अफ़गानिस्तान के बीच में भी एक जंग छिड़ गई है और दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर लड़ाई हुई है। काबुल पर हवाई हमले का जवाब दिया अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान के जो कैपिटल है काबुल, उस पर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए थे, जिसके बाद अफ़गानी फ़ौज ने वहाँ पर जो बॉर्डर है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर लड़ाई की और लड़ाई में काफ़ी कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं, कुछ अफ़गानी भी मारे गए हैं। तो ये थोड़ा सा एस्केलेशन आया और अफ़गान के जो की मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए थे, उनकी बातचीत हो रही थी और उसी बीच में ये जंग छिड़ गई वहाँ पर। और उन्होंने यही कहा है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से हम तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ भी पाकिस्तान ज़्यादा एग्रेसिव हुआ तो हम उनसे बदला लेने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि कुछ एक जो दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से मध्यस्थता की पेशकश आई है, जिसमें कि ईरान का भी नाम आगे आ रहा है, सऊदी अरब भी आया है सामने। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि काबुल पर जो हवाई हमले हुए हैं उसका जवाब तो अफ़गानिस्तान ने दिया बॉर्डर पर जाकर, लेकिन कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो ये आया कि अब हमारी तरफ से लड़ाई फ़िलहाल शांत है, अगर कुछ आगे एस्केलेशन पाकिस्तान की साइड से हुआ तो हम देख लेंगे। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही है जो कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हुई है। अब इसमें ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि डिफेंस शेयर किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डिफेंस शेयरों का जो होता है ना मामला, वो कुछ इस तरह से होता है कि ये जो शेयर्स होते हैं ना, ये किसी भी जियोपॉलिटिकल जो इंडिया के आसपास होता है उसकी वजह से बहुत इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं BEL, BEML, HAL, कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर कि इन पर आज किस तरह का ट्रेड हो रहा है। एक बार पीसीआर टीम जरा इन सभी शेयर को एक बार चार्ट दिखा दीजिए। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करीब 1.5% नीचे है। साथ ही अगर देखें तो BEML, BEL इन सभी शेयरों पर भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो BEL में करीब 1% की गिरावट है। BEML देख लेते हैं कि किस तरह का रुझान इस समय दिखाता हुआ दिख रहा है। तो BEML में देखें तो इस समय करीब 1% की गिरावट यहाँ भी है। तो मार्केट की स्थितियों के अनुसार यहाँ पर रुझान देखने के लिए मिल रहा है और ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है मार्केट में। एक बार देख लेते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव या कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर, जहां पर कि हमने देखा
कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव हालांकि नीचे खुला है, लेकिन वहाँ से कुछ रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छी चीज़ जो कि एस्ट्रा माइक्रोवेव में दिखाई दी है कि निचले स्तरों से यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर देखें तो BEML एक बार और दिखाइए, क्योंकि BEML में हमने कुछ एक लास्ट वीक खबरें भी देखी थी। कोचिन शिपयार्ड भी दिखा दीजिए। देखिए BEML में करीब 42 रुपये नीचे की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और इसमें आई थिंक बोनस या स्प्लिट का एक एडजस्टमेंट होना, जिसकी वजह से हमने देखा था कि इस काउंटर पर रुझान कुछ बनता हुआ दिखाई दिया था। जब भी मार्केट में रिकवरी होती है तो ये शेयर जो होता है ये थोड़ा सा एक वॉलेटाइल मूव करता है, और वॉलेटाइल जब भी खबरें होती है, तो जब वॉलेटिलिटी होती है इस शेयर में तो बहुत तेज़ होती है, क्योंकि ये एक तो 4300 की रेंज का शेयर है, और दूसरा कि ये डिफेंस से जुड़ा हुआ है, रेलवे से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस काउंटर पर थोड़ा सा रिएक्शन तेज कर देती हैं। आज विनीत सर के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनेट इशू चल रहे हैं। उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तीसरी खबर जो इम्पॉर्टेंट है वो है आज टाटा मोटर के डिमर्जर को लेकर। देखिए टाटा मोटर का डिमर्जर अब कल से लागू हो जाएगा, और आज F&O के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। ICICI डायरेक्ट ने भी अपने क्लाइंट्स को भेजा है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर कर लीजिए, जो करना कर लीजिए। कल से नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे। अब ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि जनरली होता क्या है कि जब एक कंपनी का इस तरह का कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, तो उसके जो फ्यूचर के जैसे पार्ट होते हैं, तो जिस तरह से शेयर डिवाइड होता है उसी तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा देखना इंटरेस्टिंग है कि जिनके इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन पर किस तरह से रुझान मिलेगा, और जहाँ पर आउट ऑफ द मनी कॉल्स होंगी वहाँ पर किस तरह से ट्रेड होगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि F&O के जो शेयर होते हैं वो भी शेयर प्राइस के हिसाब से अपनी वैल्यू एडजस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए 670 रुपये का टाटा मोटर चल रहा है, और 670 में एक वैल्यू बनती है टाटा मोटर के PV कारोबार की, और एक वैल्यू बनती है CV कारोबार की। तो जो वैल्यू PV और CV कारोबार की अलग अलग बनेगी, उस हिसाब से टाटा मोटर एडजस्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाटा मोटर्स के साथ। तो टाटा मोटर में डिमर्जर कल से लागू है, और इस डिमर्जर को लेकर जो एडजस्टमेंट होंगी और जो भी चीज़ों में बदलाव होंगे वो आपको ध्यान रखने होंगे। जिन लोगों के पास टाटा मोटर है वो थोड़ा सा आज देखकर काम करें, क्योंकि कल से डिमर्जर लागू हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टाटा के शेयरों के साथ हो रही है वो है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल की देखिए आज लिस्टिंग हो गई है, और लिस्टिंग के बाद अब क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हमने पहले भी बताया था कि टाटा कैपिटल में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि टाटा कैपिटल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो घटता जा रहा था, बिल्कुल ना के बराबर था। अब बिल्कुल शेयर फ्लैट सा चल रहा है, 329.60 रुपये। अगर आप देखोगे तो इसका आज का हाई भी कोई खास नहीं लगा है, 332 रुपये के आसपास का लगा है, ओपन हुआ है 330 पर। तो कुछ भी इस काउंटर पर ऐसा नहीं है जो कि लोगों को कुछ पैसा देके गया हो या इसमें कोई पैसा बना हो। ये बहुत ही अलग तरीके से शेयर लिस्ट हुआ है। इसका 343 रुपये के आसपास राइट इशू आया था, और राइट इशू के प्राइस से भी ये काउंटर नीचे चल रहा है। देखिए ये और ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर एक शेयर अपने राइट इशू के भाव से भी नीचे चल रहा है और IPO भी उससे नीचे आया, उसके बाद प्रीमियम भी कुछ नहीं मिला, तो इतने बड़े IPO में 15,500 करोड़ का IPO, उसमें अगर कमाने के लिए 1% 2% भी नहीं है, तो ये थोड़ी सी कॉज ऑफ ए कंसर्न है। हालांकि टाटा समूह का शेयर है तो थोड़ा ट्रस्ट ब्रांड बिल्डअप होता है, लेकिन वो ट्रस्ट भी थोड़ा सा टाटा समूह के आंतरिक जो प्रॉब्लम चल रही हैं टाटा सन्स को लेकर, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रीट डरा हुआ है, जिसकी वजह से प्रीमियम स्ट्रीट चाह कर भी दे नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि आज टाटा मोटर के शेयर, टाटा कैपिटल के शेयर में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है लिस्टिंग के बावजूद भी, जितनी की स्ट्रीट या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाटा समूह का शेयर आएगा मार्केट में, तो कहीं ना कहीं टाटा समूह का शेयर उनको पैसे कमवाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम टाटा कैपिटल के साथ है। साथ ही अगर देखें तो
एक और चीज़ जो कि मार्केट में है वो है एलजी की लिस्टिंग। देखिए एलजी की लिस्टिंग कल होने जा रही है और ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड आईपीओ है, क्योंकि इस शेयर को लेकर हमने भी बताया था कि देखिए वैल्यूएशन ठीक थी और जिस तरह का रुझान इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उनकी साइड से मिला, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ठीक ठाक चल रहा है कंपनी का और माना जा रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 1500 रुपये के आसपास हो सकती है, 1500 या उससे ऊपर भी हो सकती है। तो एलजी की लिस्टिंग का कल सभी को इंतज़ार रहेगा और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है जीएमपी, इसके अनुसार करीब करीब ये आईपीओ 1500 रुपये के आसपास लिस्ट होगा। तो जिन लोगों को आईपीओ के शेयर मिल चुके हैं वो अपने डीपी में एक बार चेक कर लें, जिनको नहीं मिले तो यानी कि नहीं ही मिले होंगे, लेकिन आईपीओ बढ़ा था तो काफ़ी कुछ चांसेस हैं जहां पर कि लोगों को आईपीओ मिलने की संभावना है। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी एलजी के आईपीओ के साथ कि लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जिनको 13-14 शेयर मिले हैं वो थोड़ा सा इन सब शेयरों का एंजॉय कर पाएंगे। चलिए अब हमारे साथ विनीत सर फाइनली जुड़ चुके हैं, काफ़ी समय लग गया आज। विनीत सर हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। विनीत सर ये बताएं सर, आज एक लिस्टिंग हुई है टाटा कैपिटल की जो कि एक बहुत ही म्यूटेड लिस्टिंग कही जाएगी, और एक लिस्टिंग होनी है कल एलजी की जिसमें कि माना जा रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार उसकी लिस्टिंग अच्छी हो सकती है 1500 के आसपास। सर टाटा कैपिटल में क्या करें जिन लोगों को आईपीओ में शेयर मिले, और एलजी में क्या करें जिनको अगर 1500 रुपये का रेट मिले कल तो वो क्या करें? देखिए, टाटा कैपिटल की जो म्यूटेड लिस्टिंग एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी, तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर हम एलजी की बात करें तो हमें लगता है कि बम्पर लिस्टिंग होगी और उसमें आपको जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि आप देखोगे कि वैल्यूएशन थोड़ा इरेशनल होने जा रहे हैं। तो कल आपको जो राइज मिलेगा उसमें आपको बेचना चाहिए एंड बुक योर प्रॉफिट्स इन दैट। ठीक है। और सर टाटा कैपिटल में क्या करें जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको उम्मीद है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक है शेयर, या ये हाँ जो है वो ठीक है, मतलब अगर भाव भाव आ रहा है तो काट के निकलें? नहीं, अगर आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा मालूम है क्या, आप देखोगे कि उसमें काफी आपको वेस्टेड अपॉर्चुनिटी दिखेगी थोड़ी देर के लिए। तो उसमें प्रेशर चलता रहेगा प्राइस में, और वो इतना ज्यादा आपको दिक्कत देता रहेगा, क्योंकि आप अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करोगे तो हमें लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस स्टॉक के ऊपर। ठीक है। विनीत सर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है मार्केट में, वो है टाटा मोटर का डिमर्जर, जिसको कि लेकर लोग बात कर रहे थे, लोगों ने बहुत पोजीशंस भी बनाई, लेकिन डिमर्जर से पहले शेयर में कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं आया। ये किस वजह से नहीं आया सर, और अभी डिमर्जर के लेकर क्या करें जो लोग फंसे हुए हैं? देखिए, आपको दो चीज इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो काफी नेगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन नहीं आ रही है और काफी सारी नेगेटिविटी चल रही है। तो उसके चलते टाटा मोटर्स थोड़ा सा प्रेशर में ही रहने वाला। और बहुत और अगर आप देखोगे कि जो बाकी के जो बिजनेसेस है उसमें भी इतना खास ऐसा कुछ प्रमाण नहीं आ रहा है कि टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं। सो वो भी सब अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा डिप्रेस्ड ही होने रहने वाले हैं। इसके एफ एंड ओ के कॉन्ट्रैक्ट ये आ रहा है कि सर एक्सपायर हो जाएंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे। सर टाटा मोटर में अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है उसके लिए जो पैसेंजर व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल है, अब चूंकि अलग अलग हो जाएंगे, तो कौन से बिजनेस के शेयर उनको रखने चाहिए और कौन से निकाल देने चाहिए? इन दोनों में से आपको कौन सा अट्रैक्टिव लगता है? देखिए, अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आगे जाके हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि मारुति एंड आपके जो हुंडे को शेयर्स है वो वेरी वेरी अग्रेसिव है।
एंड नए भी लॉन्चेस इतने खास आ नहीं रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक कुछ एनकरेजिंग ट्रेंड नहीं आता है स्टॉक्स में, तब तक हमें इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। एक खबर सर जो आज पूरी सुर्खियां बनी हुई हैं ग्लोबल मार्केट में, वो थी चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर की टेंशन है। अमेरिका ने जो बोला कि 100% टैरिफ लगा देंगे, 1 नवंबर से नई दरें लागू कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप जैसा वीकेंड में करते आते हैं सर। और चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को भी नियंत्रित करने की चेतावनी दी थी, हालांकि उन्होंने बाद में बोला कि हम केवल नियंत्रित कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट बैन नहीं कर रहे हैं। और चाइना को अमेरिका भी थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट दिखा रहा है। वो कह रहा है ज़्यादा कार्ड्स हमारे पास हैं, चीन के पास नहीं है, अगर हमें कुछ नीचा दिखाना पड़ा। लेकिन चीन के राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं, ये जेडी वैंस का स्टेटमेंट है। चीन की मंशा रेयर एक्सपोर्ट बैन करने की नहीं है, उनके ऑफिशियल्स ने बोल दिया है। टैरिफ की चिंताओं को चलते हमने देखा कि आज अमेरिकन मार्केट तो जो फ्राइडे के सत्र में गिरा सो गिरा, उसके साथ साथ एशियन मार्केट्स में तेज गिरावट है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज उनका स्टेटमेंट में देख रहा था कि उन्होंने ये भी बोला कि हम चाइना से अपने रिश्ते सुधार लेंगे। सर, इसके क्या मायने निकाले ग्लोबल मार्केट और किस तरह से ये मार्केट ट्रेड करेगा? देखिए, जो डायरेक्शंस ट्रम्प ने लिए हैं वो ना पूरा मानसिक संतुलन बिगाड़ चुके हैं अपना। और जो चाइना ने इनके खिलाफ जो पोजीशंस लिए हैं, उसमें इनको ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ। तो काफी अग्रेसिव पॉस्चरिंग करके ऐसा समझ में आ रहा है कि अग्रेसिव सेलिंग हो जाएगी। हालांकि अभी तक थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ चुका है 400 पॉइंट का, लेकिन ये ठीक चीजें नहीं दर्शा रहा है फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आने वाला है कई दिनों के लिए, मे बी अबाउट फॉर 5-6 दिन तक, उतनी ही अपनी पोजीशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में काफी स्ट्रांग रहते हुए जा रही है। एंड मेरे हिसाब से थिंग्स विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड वेरी नाइसली इन द नेक्स्ट 10 to days मैक्सिमम। तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। जो फ्लक्चुएशन है उसको अब्सॉर्ब कर ले आप, और इसको पोजीशन करे टू बिल्ड कैपिटल। और यहाँ से मुझे लगता है कि इंडिया के एक एग्रेसिव ट्रेडिंग रेंज में से वापस ब्रेकआउट आ सकता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चाइना की तरफ से क्रिएट की गई है सर। अगर ये थोड़ी सी एस्केलेशन और बढ़ती है आने वाले दिनों में, और अभी तो एक्चुअल ट्रेड वॉर तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक वॉर ऑफ वर्ड्स है जो कि दोनों साइड से कभी भी क्रिएट हो जाता है, और वो अमेरिका की साइड से तो ज़रूर होता है। ये तो अब पूरे वर्ल्ड ने ही देख लिया, उन्होंने हमारे साथ भी यही किया, उन्होंने चाइना के साथ भी उन्होंने यही किया, उन्होंने यूरोप, कनाडा, मैक्सिको सबके साथ यही किया था। अभी अगर वॉर ऑफ वर्ड्स थोड़ा सा एस्केलेट होता है तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो वॉलेटाइल शेयर होंगे वो कौन से होंगे? देखिए, मैं वॉलेटिलिटी के ऊपर कौन से स्टॉक्स चलेंगे उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। हम ओके। ऐसे देखेंगे इसको कि मुझे मेरे हिसाब से जो है कि अगर आपका जो 6400 का जो S&P का लेवल है, उसके नीचे अगर मार्केट पूरी तरह से ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल मेल्टडाउन हो जाएगा मार्केट्स में। हालांकि अभी तक मार्केट थोड़ा बहुत रिबाउंड कर चुका है, पर उसके नीचे आएगा ना तो मार्केट कैन बिकम वेरी बैड। दूसरी चीज कि अगर आप उसको शॉर्ट भी करना चाहते हो, तो आप कल को ट्रम्प कुछ बोल दे या उनके बीच में कुछ सुलह हो जाए तो ओवरनाइट ट्रेंड चेंज हो जाती है, राइट? तो इनके ये वॉलेटिलिटी और वॉर ऑफ वर्ड्स के अंदर अगर आप पोजीशन करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है उसमें, क्योंकि वो इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। पर आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो लेवल है जो 6400 के लेवल के नीचे S&P के नीचे ट्रेड करता है,
तो आप क्लियर कट देखोगे कि एक मेल्ट डाउन प्ले आउट हो जाएगा इसमें, एंड वॉर ऑफ वर्ड्स इंटेंसिफाई होता रहेगा, और पूरा फिर देन अगेन सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि अभी कुछ करना नहीं चाहिए, लेट अस अब्सॉर्ब द नेगेटिविटी जो प्ले आउट हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि अभी तक तो इंडियन मार्केट तो काफी अच्छी तरह से सारी चीजें अब्सॉर्ब कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत नेगेटिविटी आएगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी इन सभी के क्या लेवल्स लग रहे हैं चार्ट पर? तो निफ्टी पे मेजर सपोर्ट आएगा 25,142 के आसपास, और बैंक निफ्टी छोटे सपोर्ट के पास से तो बाउंस बैक की है। तो जब तक 56,300 आज का लो प्रोटेक्टेड है तब तक तो तेजी ही मान के चलेंगे। वो टूटा तो थोड़ा सा डीपर करेक्शन आएगा 55,800 तक, फिर तेजी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर निफ्टी पे बता दिया है अंशुल जी ने आउटलुक। अंशुल भाई, ये बताएं कोई शेयर जो कि आपको लग रहा है कि इस समय तेज रफ्तार पकड़ रहे हैं या अभी यहाँ से थोड़ा नीचा गिरने के लिए और तैयार है? एक मैं काउंटर आपको दे रहा हूँ हिंडाल्को, जिसमें कि थोड़ी सी डे लो की स्थिति दिख रही है और अभी पिछले 2-3 मिनट में ही ज़्यादा तेज गिरा है। हिंडाल्को सर, हम पिछले 2-3 दिन से अपने क्लाइंट्स को बिकवा रहे हैं। 640 का और नीचे 580 वगैरह का जो लिया है, 780 के पास से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो 50% क्वांटिटी, मतलब 33% निकाले थे 2-3 दिन पहले, 33% आज मतलब फ्राइडे निकाल के गए हैं। और अगर नहीं ये 1-2 दिन में रिवर्स किया तो फिर 100% बुक कर लेंगे। ऑन द डिप्स जब वापस आएगा मेजर सपोर्ट के आसपास, तब वापस एक्यूमुलेट करेंगे जो 1,000 रुपए का टारगेट है उसके लिए। ठीक है विनीत सर, हमने देखा कि वारी एनर्जीज के रिजल्ट आए थे और उसके बाद काउंटर में एक वारी रिन्यूएबल काफ़ी तेज जंप देखने के लिए मिला, करीब 12% का आज के सत्र में। सर, कैसे देख रहे हैं रिन्यूएबल शेयर्स को? नहीं, हम काफी पॉजिटिव है, एंड अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। वी रिमेन वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस कंपनी, और जो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स है, काफी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों। जी सर, उनमें कौन कौन से होंगे? इनॉक्स विंड हमने देखा कि कोशिश कर रहा है आज। सुजलॉन गिरे हुए मार्केट में गिरा हुआ तो है, लेकिन उतना नहीं गिरा हुआ है जिस हिसाब से मार्केट गिरा हुआ है। आइनॉक्स ग्रीन में करीब 1.25% की तेजी है। एनटीपीसी ग्रीन में अगर हम देखें तो करीब 0.5% की गिरावट है, तो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। आपको कौन सा पसंद है सर? नहीं, हमको आइनॉक्स ग्रीन पसंद है, एनटीपीसी ग्रीन पसंद है। सुजलॉन हमारे हिसाब से हमने 2-3 बार कंपनी को मिले हैं, लेकिन हमको ना वैल्यूएशन के हिसाब से ओवर वैल्यूड ही नजर आता है, तो हम इस पे कोई व्यू नहीं दे रहे ऑन द पॉजिटिव साइड, बल्कि हमने ऑलरेडी सेल ऑन रैली इसके ऊपर इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है विनीत सर, एक शेयर जो कि अदानी ग्रुप का है, एनडीटीवी, उस काउंटर में हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट आती हुई जा रही है। अब डबल डिजिट में आ गया शेयर, 95 रुपये आ गया। हालांकि इनका जो राइट इशू था उसका भी जो प्राइस था वो करीब 82 रुपये था। तो आई थिंक राइट इशू का एडजस्टमेंट तो एक वजह हो सकती है, लेकिन क्या ये लेवल है इस काउंटर को प्लस करने के, या अभी भी इससे दूर रहना? देखिए, अडानी ग्रुप डजंट टॉक अबाउट एनडीटीवी एट ऑल। वो कुछ they don't want to provide any kind of view on the market, और हम भी इनको ट्रैक करने की कोशिश किए, मिलते नहीं है, कुछ बात नहीं करते। तो जहाँ पे हमारा कंफर्ट नहीं आता है कोई शेयर के ऊपर, तो हम इसके ऊपर व्यू नहीं देते। ओके सर, बाकी अदानी शेयरों पर आपका क्या टेक है? जैसे अदानी ग्रीन, काफी अदानी पॉजिटिव है, और ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही रहने वाला है। आपको ना 2 चीजें बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत डीप सेलिंग कोई आने वाला है। वी हैव टू जस्ट बाइड योर टाइम। आने वाले 3 साल एकदम कंपल्सिव तेजी आने वाली है स्टॉक्स में, बट आपको थोड़े देर के लिए संयम रखना पड़ेगा। ठीक है
विनीत सर, एक चीज़ और बता दीजिए कि टेक्सटाइल शेयरों में अब क्या करें, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट वीक तो ऐसा लगने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं इंडिया के लिए, और हमने कुछ एक काउंटर्स में तेज़ी भी बनती हुई दिखाई दी। फॉर एग्जांपल फ्राइडे के सेशन में हमने लेदर से जुड़ी कंपनी मिर्ज़ा इंटरनेशनल के काउंटर में तेज़ी देखी। वेलस्पन इंडिया जैसे काउंटर में आज भी स्ट्रेंथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेज है, लेकिन स्ट्रेंथ है। फ्राइडे के सेशन में भी थोड़ा बहुत चला था। कोई टेक्सटाइल, कोई लेदर फुटवियर जैसी कंपनी जो आपके रडार पर हो सर? चलिए, विनीत सर से एक बार फिर संपर्क हट गया। अंशुल जी, आप बताएं, ये काउंटर कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट पर? चल एक बार रिपीट कर दीजिए काउंटर के नाम। मिर्जा इंटरनेशनल, वेल्सपन इंडिया। मिर्जा इंटरनेशनल में हमने फ्राइडे के सेशन में अच्छी स्ट्रेंथ देखी है, और वेल्सपन इंडिया में दोनों दिन स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वेल्सपन कॉर्प, वेल्सपन लिविंग, वेल्सपन एंटरप्राइज। वेल्सपन एंटरप्राइज पूछ रहे हैं सर आप? नहीं, वेल्सपन लिविंग जो आपको लिविंग। 123 रुपये वाला है। वेल्सपन लिविंग में 125.50, 131 मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही वो निकलेगी 142 की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा, मिर्जा इंटरनेशनल में कब कंप्लीट होने के बाद नीचे आया था और अब हैंडल कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा रहा है। यहाँ से 44.64 आ सकता है। जैसे ही मिर्जा इंटरनेशनल 44.64 निकालेगा, बड़ा ब्रेकआउट बन जाएगा। तो पैटर्न इन द मेकिंग काफी अच्छा बन रहा है, और कल का वॉल्यूम जो फ्राइडे का वॉल्यूम है 451% राइज, ये काफी पॉजिटिव है। बट 44.64 के बाद बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। ठीक है। विनीत सर हमारे साथ हैं अब। विनीत सर, मेरा सवाल ये था कि टेक्सटाइल शेयरों पर आपका व्यू सर, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट वीक तो इंडिया अमेरिका की बातचीत थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पर जा रही थी। अभी आपका कोई पसंदीदा शेयर है टेक्सटाइल में या फुटवियर में? नहीं, अभी फिलहाल टेक्सटाइल्स में क्या हो रहा है कि आपका इतना कन्वर्जन नहीं हो रहा है। टेक्सटाइल्स, आपके जो ज्वेलरी स्टॉक्स है, इनमें प्रॉब्लम है अभी भी। तो थोड़ा व्यू यहाँ से थोड़ा संभल कर ही होगा, और जो रिजल्ट्स आएंगे थोड़े बहुत नेगेटिव भी आने वाले, तो हमें थोड़ा संयम और रखना पड़ेगा। ठीक है। आज कुछ कंपनियों के नतीजे हैं, उनके एक बार नज़र डाल लेते हैं किन किन कंपनीज़ के आज नतीजे हैं। तो HCL टेक के आज नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। जस्ट डायल, डेन नेटवर्क और आनंद राठी वेल्थ, इन सभी के नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे। अंशुल भाई, इनके चार्ट तो एक बार देख ही लीजिएगा। मैं इन द मीनवाइल फंडामेंटल व्यू विनीत सर से ले लेता हूँ। विनीत सर, इन चारों में HCL टेक, जस्ट डायल, डेन नेटवर्क और आनंद राठी वेल्थ, इन चारों में आपको कोई ठीक लगता है क्या? देखिए, जस्ट डायल में ना थोड़ा सा हम लोग का व्यू काफी पॉजिटिव था काउंटर पे, लेकिन ना उनकी क्लैरिटी नहीं आ रही है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जहां तक HCL की बात है, वी कंटिन्यूज टू रिमेन बेरिश ऑन सब स्टॉक्स पे, तो इनके ऊपर सेलिंग आता रहेगा। और आनंद राठी वेल्थ सर, क्योंकि ये काउंटर काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर रहा है, इस पर आपका व्यू सर? तो हम लोग ने इसके ऊपर सेल इनिशिएट किया था। वैल्यूएशन, प्योरली वैल्यूएशन के बेस पे हमने डिसाइड किया था, लेकिन हमारा व्यू गलत हो चुका है वो स्टॉक में, और हम लोग कंटिन्यू सेल मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस व्यू देना हमारा जरूरी है। ठीक है। अंशुल भाई, आपके चार्ट क्या बोल रहे हैं इन चारों पर? क्योंकि आज इंट्राडे में हमने देखा कि जस्ट डायल ने तो कोशिश की है अच्छा बाउंस देने की गिरे हुए बाजार में। आपको कोई काउंटर लग रहा है जो कि आज ट्रेडिंग प्ले किया जा सकता है, या कोई स्ट्रेंथ है जिस चार्ट में? सर, केवल आनंद राठी में सुबह थी, लेकिन वो भी फेल होते हुए दिख रहा है, तो अभी तो नहीं दिख रहा है। डेन नेटवर्क में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा। आनंद राठी जरूर रेडार पे है, अगर ठीक ठाक रिजल्ट आके चलना स्टार्ट किया तो बाय देंगे। और जस्ट डायल बाउंस बैक के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 900-920 तक बाउंस बैक कर सकता है। बाकी बहुत अच्छा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, ठीक है। विनीत सर, आपकी कोई टॉप पिक सर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, हम काफी कंस्ट्रक्टिव है अडानी स्टॉक्स के ऊपर। हमें लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे जाके। बैंकिंग स्टॉक्स भी हमें लगते हैं कि अच्छे परफॉर्म करेंगे। PSU बैंक्स विल बेटर रिलेटिव आउट परफॉर्म इन द मार्केट्स।